जरा सोचिए, अगर कल संसद एक कानून पास कर दे और कहे कि अब आपको बोलने की आज़ादी नहीं होगी या फिर आपका फंडामेंटल राइट ही खत्म कर दिया जाए, तो क्या संसद ऐसा कर सकती है? क्या संविधान में संशोधन करके संसद आपके मौलिक अधिकारों को छीन सकती है? 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने इस सवाल का ऐसा जवाब दिया जिसने पूरे देश की राजनीति और संविधान को हिला दिया। कोर्ट ने कहा नहीं, संसद फंडामेंटल राइट्स में संशोधन नहीं कर सकती, लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ? इसे कुछ साल बाद यही फैसला बदल गया। आखिर गोलकनाथ केस इतना महत्वपूर्ण क्यों है? आज की इस वीडियो में गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब 1967 को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे, जो जुडिशरी, क्लैट, एपीओ, यूपीएससी जैसे सभी परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सचिन उपाध्याय। आप देख रहे हैं उपाध्याय लॉ गुरुकुल। अगर आप जुडिशरी, क्लैट, एपीओ, यूपीएससी या किसी भी लॉ एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो आज का यह वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम जानेंगे गोलकनाथ केस की पूरी कहानी, सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया, प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग क्या है, पार्लियामेंट ने इसका जवाब कैसे दिया और कैसे इसी ने जन्म दिया बेसिक स्ट्रक्चर के सिद्धांत को। तो चलिए केस की पृष्ठभूमि हम लोग जानते हैं। पहले समझते हैं कि मामला शुरू कैसे हुआ। तो पंजाब में एक परिवार था, गोलकनाथ परिवार। इस परिवार के पास लगभग 500 एकड़ कृषि भूमि थी। उस समय देश में भूमि सुधार यानी लैंड रिफॉर्म चल रहे थे। सरकार चाहती थी कि बड़े जमींदारों की अतिरिक्त जमीन लेकर भूमिहीन किसानों को बांट दिया जाए। इसी उद्देश्य से पंजाब सरकार ने बनाया पंजाब सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्योर एक्ट 1953। इस कानून के अनुसार कोई भी व्यक्ति 30 स्टैंडर्ड एकड़ से ज्यादा भूमि नहीं रख सकता। बाकी जमीन सरकार को अपने कब्जे में लेकर गरीब किसानों में बांट सकते थे। तो गोलकनाथ परिवार ने कहा कि यह हमारी संपत्ति के अधिकार छीन रहा है, लेकिन सरकार ने ऐसा कदम उठाया कि उसने इस कानून को 17वें संशोधन के माध्यम से 19 शेड्यूल में डाल दिया। और आप जानते हैं कि 9 शेड्यूल में रखे गए कानूनों का जुडिशियल रिव्यू से सुरक्षा मिल जाता है। यहीं से शुरू हुआ भारत के संवैधानिक इतिहास का सबसे बड़ा संघर्ष, संसद बनाम सर्वोच्च न्यायालय। तो सुप्रीम कोर्ट के सामने जो प्रश्न थे वो दो बड़े प्रश्न थे। पहला प्रश्न ये था कि क्या संसद को आर्टिकल 368 के तहत संविधान के हर भाग में संशोधन करने की शक्ति है? क्या फंडामेंटल राइट्स भी इसमें शामिल है? दूसरा प्रश्न यह था कि क्या कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आर्टिकल 13 के अंतर्गत लॉ माना जाएगा? अगर हाँ, तो आर्टिकल क्या कम करे? यही इस केस का सबसे बड़ा संवैधानिक विवाद था। तो इस पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया। इस मामले में सुनवाई 11 जजों की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच कर रहे थे। 27 फरवरी 1967 को यह फैसला आया और फैसला आया 6-5 के बेहद मामूली बहुमत से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स में संशोधन नहीं कर सकती। कोर्ट ने कहा कि संविधान भी आर्टिकल 13 के तहत 13 के तहत लॉ है और आर्टिकल 13 साफ कहता है कि ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाया जा सकता जो फंडामेंटल राइट्स को कम करे। इसलिए संसद भी फंडामेंटल राइट्स को नहीं बदल सकती। यह फैसला उस समय संसद के लिए बहुत बड़ा झटका। अब देखिए प्रोस्पेक्टिव ओवररूलिंग क्या है। अब एक समस्या थी, अगर कोर्ट अपने फैसले को पीछे से लागू कर देता तो पहले किए गए सभी संविधान संशोधन अवैध हो जाते, देश में कानूनी अराजकता फैल सकती थी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार भारत में प्रोस्पेक्टिव रूलिंग का सिद्धांत अपनाया। इसका अर्थ क्या है? इस फैसले का प्रभाव केवल भविष्य में होगा। पहले किए गए संविधान संशोधन वैध रहेंगे, लेकिन अब से संसद फंडामेंटल राइट्स में संशोधन नहीं कर सकेगी। यही इस केस की सबसे बड़ी विशेषता थी। संसद ने क्या किया? अब सवाल था, क्या संसद चुप बैठने वाली थी? तो बिल्कुल नहीं। 1971 में संसद ने पास किया 24वां संविधान संशोधन। इस संशोधन ने स्पष्ट कर दिया कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, यहाँ तक कि फंडामेंटल राइट्स में भी। साथ ही यह भी कहा कि संविधान संशोधन आर्टिकल 13 के अंतर्गत लॉ नहीं माना जाएगा। यानी संसद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चुनौती दे दी। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद मामला पहुंचा भारत के सबसे बड़े संविधान पीठ के सामने, यानी केशवानंद भारती केस। बहुत ही महत्वपूर्ण 1973। 13 जजेज की बेंच गोलकनाथ के फैसले को पलट दिया। कोर्ट ने कहा हाँ, संसद फंडामेंटल राइट्स में संशोधन कर सकती है, लेकिन यहाँ लेकिन की बात है, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नष्ट नहीं कर सकते। जिस पर यह संविधान खड़ा है उसको नहीं खत्म करते। और यहीं से जन्म हुआ बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन का सिद्धांत, जो आज भी भारतीय संविधान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
अब देखिए परीक्षा के लिए इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट है, चलिए 1 मिनट में देख लेते हैं। गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ईयर 1967, बेंच कितने के बेंच थे, 11, डिसीजन रेशियो क्या था, 6:5, और क्या हुआ, हेल्ड किया गया क्या, पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट्स में संशोधन नहीं कर सकती, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी आर्टिकल 13 के तहत लॉ है, प्रोस्पेक्टिव रूलिंग ओवर रूलिंग लागू किया गया, रिस्पॉन्स क्या हुआ, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1971, लेटर ओवर रूल्ड बाई केशवानंद भारती केस 1973, लेकिन यहीं से आया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। तो ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण मेमोरी में रखने लायक चीज़ें हैं, जिसको कि आप परीक्षा के लिए याद कर सकते हैं। इसको देखिए क्रम में याद है, शंकरी प्रसाद पहले आया, उसके बाद सज्जन सिंह का केस आया, और उसके बाद गोलकनाथ का केस आया। जाहिर सा बात है कि लैंड रिफॉर्म चल रहे थे, उसमें बहुत सारी बातें हो रही थी। इसके बाद 24वां संशोधन आया और तब केशवानंद भारती का केस आया, और इसे आप क्रम में याद रखें तो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ये महत्वपूर्ण रहेगा। तो आप इसमें ये समझे कि गोलकनाथ केस के क्या परिणाम हुए, और इसके बाद जो संशोधन हुए, और जो लैंडमार्क जजमेंट जो केशवानंद भारती था उसके क्या परिणाम हुए, और आज भी ये बेसिक स्ट्रक्चर का सिद्धांत जो है हमारे जो है संवैधानिक क्रम में शामिल है, और इसको अभी तक कोई चैलेंज नहीं हुआ। यानी केशवानंद भारती का बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन जो है एक बहुत ही प्रूडेंट रूलिंग